हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फलन यानी कि प्रतिचित्रण के बारे में, जिसका एक आधा भाग आपने 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन हम लोग उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। कक्षा 11 में हम लोगों ने फलन के बारे में क्या पढ़ा था, उसकी परिभाषा क्या थी, उसके टाइप्स क्या थे, प्रकार यानी कि। तो सर्वप्रथम उसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, ये फलन की परिभाषा है। मान लीजिए मेरे पास ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त मतलब जो खाली ना हो, रिक्त ना हो, उसमें कोई ना कोई क्या हो, अवयव। यदि किसी नियम अथवा संबंध F के द्वारा समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के किसी एक निश्चित एवं अद्वितीय अवयव से संबंध है, तो F को A से B में फलन कहते हैं। किताबी लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज है। थोड़ा सा इसको आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ इसको। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक समुच्चय है A और एक ये समुच्चय है आपका B, और अरिक्त है, मतलब इसमें कोई ना कोई अवयव है। मान लीजिए A में अवयव है 1 2 3, ऐसे कई सारे ले सकते हैं, और इसमें अवयव है मान लीजिए 7 8 9 10, कुछ भी लीजिए। अब परिभाषा कहती है कि A का प्रत्येक अवयव, यानी कि A का प्रत्येक अवयव, यानी कि इनमें कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, B के किसी न किसी अवयव से अद्वितीय संबंध बनाता। ठीक है, यानी फलन भी एक प्रकार का संबंध है। तो अद्वितीय संबंध बनाने का मतलब, जैसे 1 का संबंध मान लीजिए मैंने 7 से बना दिया, तो अब 1 किसी और से संबंध ना बनाए, इसको बोलते हैं अद्वितीय, यूनिक। जैसे 2 का संबंध मैंने बना दिया, किसी से भी बना सकते हैं, 7 8 9 10 से, मान लो 8 से बना दिया, तब 2 का 8 से बना दिया, तो अब 2 का किसी और से ना बनाए। 3 का संबंध चाहे तो आप 8 से बना दीजिए, चाहे 9 से, मान लीजिए 8 से ही बना दें, तो 3 का संबंध 8 से बन गया, लेकिन अब और किसी से इसका संबंध, तो इसका प्रत्येक अवयव, मतलब इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए, और प्रत्येक अवयव का संबंध अद्वितीय होना चाहिए, यानी कि अद्वितीय का मतलब किसी एक से संबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं, जिसको हम लोग प्रायः F G इत्यादि से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो वापस आते हैं डेफिनेशन पर, फिर से देखिएगा क्या कहेगी डेफिनेशन। यदि किसी नियम अथवा संबंध, नियम अथवा कोई नियम या कोई संबंध है F के द्वारा, संबंध को किससे नोटेशन दिया गया उन्होंने, F के द्वारा समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, देखिए ये वर्ड ध्यान रखिए, प्रत्येक अवयव समुच्चय B के एक निश्चित एवं अद्वितीय अवयव से संबंध, यानी कि रिलेटेड होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, तो F को A से B में क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। यानी कि A का प्रत्येक अवयव B के किसी न किसी अवयव से अद्वितीय संबंध बनाए, तो यह संबंध ही क्या कहलाता है, फलन F कहलाता है। ये नियम या यह संबंध, एक नियम, एक ऐसा नियम जिसमें A का प्रत्येक समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के किसी न किसी अवयव से अद्वितीय नियम से, अद्वितीय संबंध से अटैच हो, जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के संबंध को, इस प्रकार के नियम को फलन F कहते हैं। प्रतिचित्रण के रूप में, यानी कि चित्रीय माध्यम से रूप में मैंने आपको बताया। तो जब फलन को आप इस तरह चित्र बनाते हैं, तो इसी को प्रतिचित्रण कह दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है, समुच्चय में x अवयव लिया गया और इसमें y, x का संबंध y से। प्रतीकात्मक रूप में फलन को हम लोग इस तरह लिखते हैं, f such that, इसको दो बिंदु, इसको such that पढ़ते हैं, a tends to b, एरो का निशान है, tending to b, यानी कि a के अवयवों का संबंध किससे है, b से। क्रमित युग्म के रूप में भी इसको लिखते हैं संबंध को, इसमें समुच्चय A के अवयवों को पहले और समुच्चय B के अवयवों को बाद में, यानी कि x पहले फिर y। x A का अवयव है, y B का अवयव है। आगे चलकर आप जानेंगे कि x को हम लोग डोमेन और y को आप रेंज, यानी कि परास के नाम या परिसर के नाम से जानते हैं। और एक टर्म्स, एक वर्ड आता है, शब्द आता है कि x का संबंध अगर y से है, तो हम बोलते हैं कि x का प्रतिबिंब क्या है, y। x का प्रतिबिंब y है, या y का पूर्व प्रतिबिंब x है। यानी कि अगर x का संबंध y से है,
तो हम लोग बोलेंगे कि x का प्रतिबिंब y। मतलब क्या हुआ, फिर से देखिएगा यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया था, 1 का संबंध किससे है, 7 से है। तो 1 के लिए 7 क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, यानी कि प्रतिबिंब कहलाएगा। 2 का इमेज क्या है, 8 है। 3 की इमेज भी 8 है। और 7 के लिए 1 क्या कहलाएगा, उसको बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि प्री इमेज। 7 के लिए 1 क्या है, प्री इमेज है, प्री इमेज। तो प्री इमेज और इमेज, ये वर्ड याद रखिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं कि फलन के डोमेन, यानी कि प्रांत, कोडोमेन और परिसर, रेंज कौन होते हैं। तो ए के सारे समुच्चय, ए के जो सारे अवयव होते हैं, ये देखिए समुच्चय ए है, जैसे यहाँ भी एक उदाहरण दिया गया है, 1 2 3 4 है, इसके सारे अवयव, ये 1 2 3 4, ये डोमेन कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। बी के सारे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन यानी कि प्रांत। और बी के सारे अवयव कोडोमेन कहलाते हैं। कोडोमेन में ए बी सी डी ई सब आएंगे। और जो अवयव बी के, वो अवयव जो इससे संबंध बनाते हैं, वो रेंज यानी कि परिसर कहलाते हैं। तो रेंज में केवल आएगा ए बी सी, डी और ई इससे संबंध नहीं बना रहे हैं, इसलिए उसमें नहीं आएंगे। ऐसे यहां भी देखिए, आपका डोमेन में 1 2 3 और रेंज में 7 8, लेकिन कोडोमेन में 7 8 9 10 सारे लिखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फलन का डोमेन, कोडोमेन, परिसर और रेंज आप याद कर सकते। तो फलन को कई रूपों में देखिए व्यक्त किया जाता है, प्रतीकात्मक रूप से ऐसे लिखा जाता है। इसमें जो ये जो वाला पार्ट होता है समुच्चय का ए, ये डोमेन होता है, और ये क्या होता है, कोडोमेन। अगर फलन इस तरह लिखा है तो आपको ये डोमेन मिलेगा और क्या मिलेगा, कोडोमेन मिलेगा, रेंज नहीं मिल पाएगी। रेंज के लिए आपको देखिए, ये है क्रमित युग्म रूप में, क्रमित युग्म रूप में फलन लिखा है, तो ये पहला अवयव डोमेन कहेंगे और बाद के अवयव सब क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रेंज। इसमें आपको कोडोमेन नहीं पता चलेगा, y जिस समुच्चय का अवयव होगा वही कोडोमेन होगा, यानी कि b होगा कोडोमेन। तो ये आवश्यक नहीं है कि रेंज और कोडोमेन बराबर हो, रेंज हमेशा कोडोमेन का उपसमुच्चय होता है। तो इस तरह से ये फलन की परिभाषा थी, जो कक्षा 11 में आपने पढ़ी थी। इसके आगे हम लोग फलन के प्रकार पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 11 में पढ़ाए गए थे। उसके बाद 12 का पोर्शन शुरू होगा। इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं।